इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईरान की। ईरान पर इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान को खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान के एक सांसद ने तो इस डर को संसद में भी उठा दिया है। पाकिस्तानी सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तानी सांसद ने भारत और इसराइल के बीच सैन्य सहयोग का भी जिक्र किया है और इसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया है। पाकिस्तान के सांसद का यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए सांसद असद कैसर ने कहा, जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज़्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। उन्हें आगे कहा, खुदा रहम करे, इसके बाद उसका इसराइल दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। असद कैसर ने पाकिस्तान की सरकार से इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा, हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। कैसर का बयान ऐसे समय आया जब इसराइल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही है। शुक्रवार 12 जून की सुबह इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधा को निशाना बनाते हुए हमला बोल दिया था। इसराइल ने इस हमले में 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इसराइली ऑपरेशन में ईरान के शीर्ष नेतृत्व और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले जारी रखे हैं। बीते 2 दिनों में ईरान के मिसाइल हमले में कम से कम 10 इसराइली मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये बात करते हैं इसराइल की। इसराइल ने पिछले 48 घंटों में ट्रंप प्रशासन से ईरान परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया है। एक्सियोसियस समाचार पोर्टल ने रविवार को 2 इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार अमेरिका से संपर्क किया जा रहा है। ये अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका संघर्ष में शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बातचीत में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी ऐसा कहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसराइल के अनुरोधों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दरअसल इसराइल के पास ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन स्थल को नष्ट करने के लिए आवश्यक बंकर बस्टर बम और बड़े बम वर्षक विमान नहीं है। ईरान ने यहाँ पहाड़ियों से घिरे एक इलाके में ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड रिएक्टर बनाए हैं। अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम भी हैं और बम वर्षक विमान भी हैं। इतना ही नहीं, इस बम वर्षक विमानों की रेंज में पूरा ईरान है। यही कारण है कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो और ईरान पर हमला करे। इससे इसराइल को एक सुरक्षा का भी एहसास होगा, क्योंकि ईरान भूलकर भी अमेरिका पर हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने अब तक इसराइल के ऑपरेशन से खुद को दूर रखा है। अमेरिका का कहना है कि वह इसराइली हमलों के किसी भी तरह से शामिल नहीं है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पर सीधे हमला करना भले ही अमेरिका की भागीदारी एक ही साइट पर मुंबई तक सीमित हो, उसे सीधे युद्ध में खींच लेगा। हालांकि अगर ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी फोर्डो संयंत्र चालू रहता है तो इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के अपने लक्ष्य में विफल हो जाएगा। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका इस संघर्ष में शामिल होने जा रहा है। एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने शनिवार को पुष्टि की कि इसराइल ने ट्रंप प्रशासन से युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया है, लेकिन कहा कि वर्तमान में प्रशासन इस पर विचार नहीं कर रहा है। वहीं एक इजरायली सूत्र ने कहा कि अमेरिका इस अनुरोध पर विचार कर रहा है और जो देकर कह रहा है कि इसराइल को उम्मीद है कि ट्रंप इस पर सहमत होंगे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसराइल के हमलों का जिक्र करते हुए एक्सोसिएट्स से कहा है कि आज जो कुछ भी होता है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर ईरान इच्छुक है तो हम इस संघर्ष के सफल शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने की क्षमता रखते हैं। ईरान के लिए शांति स्थापित करने का सबसे तेज तरीका अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और तुर्की के संबंधों में थोड़ी खटास आई है। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए थे, साथ ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। अब तुर्की को एक संदेश देने के लिए पीएम मोदी का साइप्रस दौरा अहम माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रविवार को रवाना हो गए। इस दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचेंगे। यह 23 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला साइप्रस दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को तुर्की को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल तुर्की पर आरोप है कि उसने साइप्रस के 1/3 हिस्से पर साल 1974 से कब्जा किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और पाकिस्तान को अटैक ड्रोन मुहैया कराए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और साथ ही भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए, उससे भारत और तुर्की के संबंधों में खटास आई है। अब प्रधानमंत्री साइप्रस दौरे पर जा रहे हैं। उनका दौरा तुर्की के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी और साल 1974 के बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। साल 1570 में ग्रीक भाषी साइप्रस ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था। इसके बाद साइप्रस में तुर्की भाषी लोग भी बड़ी संख्या में बस गए। साल 1960 में जब साइप्रस ब्रिटेन से आज़ाद होकर स्वतंत्र देश बना तो देश में ग्रीक भाषी आबादी कुल आबादी करीब 3/4 थी और साथ ही तुर्की भाषी आबादी भी बड़ी संख्या में थी। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक इन समुदायों में आपसी झगड़े और हिंसा भी हुई। जुलाई 1974 को ग्रीस की सैन्य सरकार ने साइप्रस को ग्रीस में मिलाने की कोशिश की, जिसके बाद तुर्की ने भी साइप्रस पर हमला कर दिया और उत्तरी शहर काइनेरिया राजधानी निकोसिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाद में मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, लेकिन वहाँ भी वार्ता विफल रहने पर अगस्त में तुर्की ने फिर से साइप्रस पर हमला किया और साइप्रस के कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह साइप्रस के 1/3 हिस्से पर आज भी तुर्की का कब्जा है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने बफर जोन बनाकर युद्ध विराम कराया है,
तुर्की के कब्जे वाले इलाकों को उत्तरी साइप्रस कहा जाता है। साइप्रस की सरकार उत्तरी साइप्रस को भी अपना हिस्सा मानती है। इसे लेकर दोनों देशों में तनाव है। तुर्की द्वारा कई बार उत्तरी साइप्रस के आसपास ड्रिलिंग की कोशिश की गई है, लेकिन साइप्रस ने इसका विरोध किया है। अब पीएम मोदी के साइप्रस के साथ संबंध बेहतर करने को तुर्की के लिए सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे संधि की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को जल युद्ध करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पानी पाकिस्तान के जीवन रेखा है। यदि भारत ने पानी की आपूर्ति रोकी तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर समाधान नहीं होता, तब तक सिंधु जल संधि पर कोई बातचीत नहीं होगी। संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी उपयोग करने का अधिकार मिला था। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंचाई सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर है और संधि के निलंबन से वहां जल संकट उत्पन्न हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत से संधि को फिर से लागू करने की अपील की है, लेकिन भारत का कहना है कि जब तक आतंकवाद पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच जल विवाद और बढ़ सकता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। आइए हम बात करें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की। ईरान पर हमले के दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बार अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। मोसाद ने ईरान को अपने खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल किया है। इस सप्ताह शुक्रवार 13 मई की सुबह जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं और शीर्ष सैन्य नेताओं के खिलाफ हमलों की शुरुआत की, उसके पहले से ही उसके जासूस दुश्मन के इलाके में अपने अड्डे जमा चुके थे। जब इजरायली लड़ाकू विमान आसमान से कहर बरपा रहे थे, उसी दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस ईरान की ज़मीन पर ही ऑपरेशन चला रहे थे। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मोसाद ने हमलों से पहले ईरान के हथियारों की तस्करी की थी। इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के भीतर रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इसराइल ने ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन लॉन्च करने के लिए एक बेस बनाया था। बाद में ड्रोन का इस्तेमाल तेहरान के पास मिसाइल लॉन्चरों का इस्तेमाल निशाना बनाने के लिए किया गया। ईरान पर हमले के बाद मोसाद ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपने कुछ ऑपरेशंस को वीडियो रिलीज किए हैं। इसमें ड्रोन को मिसाइल लॉन्चर पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, सटीक हमला करने वाले हथियारों की भी तस्करी की गई, जिनका इस्तेमाल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। मोसाद के इस मिशन का परिणाम हुआ कि शुक्रवार की सुबह इजराइल ने जब 200 विमानों के साथ 100 से ज़्यादा हमले किए, तो उनके लिए रास्ता साफ था। ईरानी रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने की मोसाद की योजना कारगर साबित हुई। इजराइल ने शुक्रवार को ऑपरेशन के बाद जानकारी देते हुए कहा कि उसके सभी विमान शुक्रवार को हमले के बाद सुरक्षित वापस लौट आए, जिससे 2000 किलोमीटर दूर देश पर इजराइल की हवाई श्रेष्ठता का पता चलता है। यही नहीं, मोसाद से मिली खुफिया जानकारी ने इजरायली वायुसेना के लिए वरिष्ठ ईरानी कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को सटीक निशाना बनाने की क्षमता दी। मोसाद का यह ऑपरेशन दिखाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ईरान के महत्वपूर्ण रहस्यों में कितने गहरे तक पैठ बनाई है। इन ऑपरेशन ने मोसाद को ईरान में लगभग अजेय शक्ति बना दिया है, जो उसके शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों और सबसे संवेदनशील स्थलों पर हमला करने में सक्षम है। CNN ने वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के सीनियर फील्ड होली डागलेस के हवाले से कहा है, मोसाद ने ईरान को वर्षों से अपने खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल किया है। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर ईरानी परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़ करने तक इजराइल ने बार बार साबित किया कि छद्म युद्ध में उसका अपर हैंड रहा है और अप्रैल 2024 में पहले ईरानी हमले के बाद से खुले तौर पर चल रहा है। एक दूसरे इजरायली सुरक्षा सूत्र ने कहा है कि मोसाद के ऑपरेशन कई सालों से चल रहे थे, जिसमें खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयास और दुश्मन की सीमा के पीछे मोसाद कमांडो की तैनाती दोनों शामिल थे। सुरक्षा सूत्र के अनुसार मोसाद के कुछ कमांडो बल ईरानी राजधानी में ही काम करते थे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.